माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपके साथ कौन कौन से टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे मेन टॉपिक्स आज के इस वीडियो के होने वाले हैं 3 टॉपिक्स। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है, एंड नंबर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर हम इसको ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं। कई जगह आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो कैसे, तो उनके लिए हमें जो मेन एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा है क्या? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक एनर्जी है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। सबसे पहले कंडक्टर्स होते क्या हैं? देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो करंट को फ्लो करते हैं, क्योंकि करंट हर ऑब्जेक्ट के अंदर तो फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एक आयरन रोड की, क्या है? एक हमारे पास आयरन रोड है, एक हमारे पास प्लास्टिक रोड है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारी आयरन रोड के अंदर तो करंट फ्लो होगा, बट प्लास्टिक रोड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी आयरन रोड क्या है? कंडक्टर, और जो हमारी प्लास्टिक रोड है वो क्या है? इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर हमारे वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट्स होती है जो करंट को फ्लो करती हैं। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चलो हम पहले अपने फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर आयंस होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या क्या करते हैं? अपोज करते हैं एक दूसरे को, या तो अट्रैक्ट करेंगे अपोज करेंगे। तो क्या होगा अगर सपोज मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास काफी सारे आयंस है, ठीक है, सपोज सब पॉजिटिव है या फिर कुछ नेगेटिव भी है। तो क्या होगा इन आयंस के बीच में? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। तो जब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। बट वहीं अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे? दूर जाने की कोशिश। यानी इनमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये क्या है? मूव करेंगे, ट्रांसफर होंगे, एक पोजीशन से अपनी दूसरी पोजीशन पर ये ट्रांसफर होंगे। उस कंडीशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सपोज क्यू है और टाइम टी है, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू और टाइम टी है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा मेरा? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हमारे इलेक्ट्रिक सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये कंडक्टर ले रही हूँ, ठीक है, सपोज ये कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसके पास क्या है? हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इसके इलेक्ट्रिक चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पर्टिकुलर टाइम में जो इनका फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर मैं उसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? देखो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी, यहाँ से देखें तो क्या आएगी? कूलम्ब पर सेकेंड। पर इसकी यूनिट एक और होती है, वो होती है एम्पेयर। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना
इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। देखो आई कितना होता है, Q अपॉन टी। सपोज अगर मेरे पास Q जो है वो कितना है 1 कूलम और टी कितना है 1 सेकेंड, तो आई कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर, ठीक है। सो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, देखो इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन निकल के आती है, 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट इज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पेयर हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर है 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम 1 एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारी डायरेक्शन होती है या नहीं, देखो पहले हम ये डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट किसी भी वायर के अंदर। तो देखो अगर मेरे पास ये वायर है तो इसका ये अगर मैं सर्किट के साथ इसको कनेक्ट कर देती हूँ इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ अपने, तो क्या होगा, इधर से इधर करंट फ्लो होना शुरू होगा और यहाँ पे हमारी डिवाइस है उसमें करंट जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकती मैं कि यहाँ पे इसको कर दिया और डिवाइस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये या फिर हमारा बोर्ड भी यहीं पे और हमारी डिवाइस भी यहीं है, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इस तरह से हमारे करंट का फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखो अगर हमारे जो आयंस हैं जो करंट फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आयंस हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो, और जो हमारे चार्ज कैरियर है उनके मूवमेंट की डायरेक्शन सेम ही रहती है, ठीक है। आई की डायरेक्शन भी यही होगी और इनका जो मूवमेंट होगा वो भी यही रहेगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास पॉजिटिव आयंस ना होकर नेगेटिव आयंस है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस वायर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव आयन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकलती है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, so the direction of electric current is always towards the flow of the positive ions। पॉजिटिव आयंस के फ्लो की डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, बट इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस। यानी जिस डायरेक्शन में हमारे नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर हमारी डायरेक्शन भी है और हमारा मैग्नीट्यूड भी है। तो इस तरह से क्या हुई, इलेक्ट्रिक करंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों है, तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ ना इसके एडिशन के बारे में, इसके सब्सट्रैक्शन के बारे में, मतलब अगर हमें मोर देन 1 वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है और वो टोटल नेट करंट निकालना है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तो ये हमारा जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज का जो ऐड रूल है ना उसको फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर याद रखना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बट उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है। पहले हम इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं अपने। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है, सपोज मेरे पास ये कोई वायर है, ओके, क्या है ये, कोई वायर, सपोज इसके क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, सपोज इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द, करंट आई फ्लो कर रहा है, एरिया कितना है ए, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द
इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी उसके जो पर यूनिट एरिया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी बोलते हैं। उसको हम जे से डिनोट करते हैं। जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, हमने एरिया कितना माना है ए, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट होगी हमारी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट कितनी होती है जे की, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। देखो ये क्या कंडीशन देता है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट फ्लो के, यानी अगर करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसके इस तरह से परपेंडिकुलर आना चाहिए। इसका नॉर्मल, इस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से डायरेक्शन आएगी इसके नॉर्मल की, और ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सपोज मैं मान के चलती हूँ, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई वायर है इस तरह से। ठीक है, सपोज मैं मानती हूँ इसके एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, डेल ए, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में इस एरिया के अंदर से डेल आई करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा जे कितना हो जाएगा, डेल आई ओवर डेल ए। अगर हमारा डेल ए बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल, तो क्या बन जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट डेल ए टेंस टू जीरो। जब लिमिट टेंस टू जीरो कर देता हूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, और ये कंडीशन क्या है कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो परपेंडिकुलर, बट अगर कंडीशन एक हमारी आ जाती है कि ये हमारा नॉर्मल ना होके किसी एंगल पर है एरिया, सपोज ऐसे कि अगर मेरा ये वायर है, ठीक है, और इस तरह से इसका कोई एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो देखो अब यहाँ क्या होगा, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो अगर मैं इसका यहाँ पर नॉर्मल देखती हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ करंट के साथ वो एंगल क्रिएट कर रहा है, सपोज ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए कोस थीटा। अब ये डी ए ना रह के डी ए कोस थीटा हो जाता है, तो जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा। तो यहाँ से हमारी डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे डी ए कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताएंगे आप, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं दो क्वांटिटीज का तो क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी आई को, या फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक नया फॉर्मूला क्रिएट होता है और हमारी एक नई डेफिनेशन निकल के आती है इलेक्ट्रिक करंट की। क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी और सेक्शन एरिया के क्रॉस प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। क्योंकि डी आई क्या था, हमारे स्मॉल एरिया पार्ट का करंट था, तो जब मुझे पूरे वायर का करंट निकालना होगा तो क्या करूंगी, मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। मैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, और जब हम इसके एडिशन का रूल देखते हैं तो वो हमारा सिमिलरली होता है वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है, यानी वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है ये, इसका जो अगर मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। आइए अब हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको ये ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड भी, तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी हो या स्पीड हो एक ही बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो देखिए होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में, देखो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स,
क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो वो सिर्फ नेगेटिव आयंस के बारे में बात हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं हमारे जो चार्ज कैरियर्स है, वो पॉजिटिव भी। तो हर एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाकी मटेरियल इसका बचता है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, सपोज इसके अंदर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और बाकी मटेरियल में इसके क्या है, एटम्स फिल हुए हैं। और जो ये बॉन्डिंग करते हैं ना एटम्स उस इस मटेरियल के अंदर, उसको हम लैटिस बोलते हैं। ये लैटिस क्रिएट करते हैं। सपोज ये इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग कर दिया तो ये क्या बन गया, एक लैटिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लैटिस बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे कुछ तो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं जो हमारे करंट को फ्लो करते हैं, और बाकी उसके अलावा उसके अंदर लैटिस होते हैं। अब क्या होता है, जब हम इसको कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कंडक्टर के अंदर के, ये क्या करेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर। कभी इस तरफ जाएंगे ये, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी ऐसे, किधर भी मूव करते रहेंगे, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या होगा, इसमें कुछ तो इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे और कुछ इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे, ये यहाँ पे लैटिस के साथ भी टकराते रहेंगे। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना वो, और इस एरिया से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो सेम होंगे नंबर में। ठीक है, जो इस एरिया को पास करेंगे, कुछ ऊपर से भी निकल सकते हैं, कुछ नीचे से भी, हर डायरेक्शन से। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो नेट करंट है ना, जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, वो हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं अपने इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो क्या होगा, ये जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये स्लोली स्लोली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आने लगेंगे, और ये स्लोली स्लोली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे आगे की साइड। तो ये जो इनकी वेलोसिटी होती है ना इन इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, और उनके अंदर क्या होती है, वेलोसिटी इनकी धीरे धीरे इनकी स्पीड बढ़ने लगती है, इनके अंदर स्पीड आ जाती है। तो उस स्लो स्पीड को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके अंदर के चार्ज कैरियर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लोली फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। वो जो इंक्रीजिंग स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी धीरे धीरे स्पीड गेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये यहाँ होते हैं तो रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इनकी स्पीड 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इनकी स्पीड, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए अब हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होता है। सपोज हम मानते हैं कोई हमारे पास कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री आयंस है मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि सपोज आयन को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया, सपोज हम उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने पर सपोज वो जो है हमारे जो आयंस हैं वो नेगेटिव आयन से तो इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज वो एल लेंथ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो एल लेंथ चल रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कितना है, एल लेंथ, वो टी टाइम में चल रहे हैं, तो आयन ड्रिफ्ट एल लेंथ इन टी टाइम, इन टी टाइम। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीडी से डिनोट करेंगे, वीडी इज इक्वल टू एल अपॉन टी। तो वीडी हमारी कितनी हो जाएगी, देखो वीडी क्या होती है, हमारी स्पीड। और अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में अंदर जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर की हमने, एल, और टाइम
टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये आयंस जो हो रहे हैं ग्रेजुअली, मैंने क्या बताया, धीरे धीरे इनकी स्पीड इंक्रीज होती है। अगर इनकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है तो इसका मतलब इनके अंदर क्या वर्क कर रहा है, एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एल को जो है ना, डिस्टेंस को एक्सीलरेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो एक्सीलरेशन, सपोज एक्सीलरेशन जो है इसके अंदर ए है, एक्सीलरेशन कितना होता है, स्पीड अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो एक्सीलरेशन स्पीड, सपोज हम मानते हैं कि जब ये इधर आ रहे हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लैटिस के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो दो कोलाइड के इंटरवल जो है, ठीक है, वीडी अपॉन टी हो जाता है, ए इज इक्वल टू वीडी अपॉन टी हो गया। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला, एल कितना होता है हमारा, तो अगर मैं इसको एल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए को क्या लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू एल वी, वी कितना होता है, एल अपॉन टी। तो ये कितना हो गया, एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो ए कितना है हमारा एक्सीलरेशन, और एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के फॉर्मूले से होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। एफ क्या होता है, फोर्स जो इनके बीच में वर्क कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि आयन से चार्ज है, तो कैसा फोर्स वर्क करेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलॉम फोर्स वर्क करेगा। और अगर मैं कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डायरेक्शन रिलेशन निकालूं तो वो रिलेशन, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम फोर्स के बीच में रिलेशन निकालती हूँ तो वो रिलेशन क्या होता है, याद कीजिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन, किसी इस आयन के ऊपर चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज कितना होगा, ई। तो क्यू की जगह हम ई लिख लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो ध्यान से, एफ कितना है, ई अपॉन एम टी स्क्वायर। ओके, कितना हो गया, ई अपॉन एम टी स्क्वायर हो गया। टी क्या है, टाइम इंटरवल है। सपोज अगर टाइम इंटरवल, हम कई जगह आपको टो भी लिखा हुआ मिल सकता है टी की जगह, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टो लिख सकती हूँ। तो अब हमारा कितना हो गया, एल इज इक्वल टू ई अपॉन एम टो स्क्वायर, या फिर छोड़िए ऐसे ही रहने देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जब हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो वी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई अपॉन एम, ये टी स्क्वायर है अपॉन टी इंटू टी। ठीक है, तो वी डी कितना होता है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास टी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को देखो, वी डी इज इक्वल टू ई टी अपॉन एम इंटू ई, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी, कांस्टेंट, वी डी इज इक्वल टू के ई, क्योंकि हमारा आयन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हमेशा टाइम इंटरवल भी हमारा फिक्स ही रहेगा। और एम क्या होता है, मास ऑफ आयन, वो भी हमारा फिक्स रहने वाला है। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, के, क्या लिख सकते हैं, के कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल हमारा कैसा है। ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर पे, कि उस टाइम पे जो वायर है हमारा, कंडक्टर है, उसके आसपास का, उसके अंदर का टेम्परेचर कितना है, तो उस पर ये के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी डी इज इक्वल टू के ई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी का एक अगला टॉपिक होने वाला है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, यानी जे और वीडी के बीच में अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी के बीच में। देखो हमारे पास ये थ्री फॉर्मूलेज हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एंड वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टी।
ठीक है, तो हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए अपना रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसीडर, यहाँ सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। क्या है? सिलेंडर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज वो ए है। क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया? सपोज हम क्या करते हैं, इस वायर को, जो हमारा कंडक्टर है, इसको पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके आयंस जो होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर कैसे आयन है? नेगेटिव आयन। तो सपोज वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इन पर करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आयंस थे, वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पर इनकी स्पीड कितनी होने वाली है? vd स्पीड होने वाली है। अब जब ये मूव करना स्टार्ट करे तो ये इधर से चलते हुए इधर पूरा बाहर आ जाएंगे। सपोज अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ निकालेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास स्पीड है vd, हम यहाँ पे मानते हैं वो टाइम t के अंदर इस कंडक्टर को पूरे को क्रॉस कर दे रहे हैं। तो टाइम t है, तो स्पीड कितनी होती है हमारी? डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं अपॉन टाइम, और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही क्या होगी? कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, वी डी इंटू टी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a, और हमारी लेंथ कितनी है? vd इंटू टी। तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू वी डी टी इंटू ए। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए वी डी इंटू टी। तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यानी इसके इस वॉल्यूम के अंदर हमारे आयन फ्लो कर रहे हैं। हम मानते हैं इस वॉल्यूम के अंदर इसमें कितने हैं? n आयंस हैं सपोज। ठीक है, कितने आयंस हैं? अब देखो इतने फ्लो कर रहे हैं, अब हमें क्या निकालना होगा, इसके अंदर टोटल पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने आयंस हैं, हमें वो निकालना होगा। तो वॉल्यूम सपोज हम मानते हैं इसमें आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। आयंस पर यूनिट वॉल्यूम n है, पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n। तो आयन इन कंडक्टर, तो पूरे कंडक्टर के अंदर आयन कितने होंगे? आयंस इन कंडक्टर कितने होंगे? देखो पर यूनिट वॉल्यूम में एन आयन है, तो पूरे कंडक्टर के अंदर कितने होंगे? आयन। पर यूनिट वॉल्यूम आयन को इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ए वी डी इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? कोई अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका चार्ज निकालेंगे, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी निकालनी है। करंट डेंसिटी कितनी होती है? आई अपॉन ए। आई का मतलब हमारे पास करंट होना चाहिए। ठीक है, करंट, और करंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसमें आयंस कैसे हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन। हम मान रहे हैं क्या है? आयंस हमारे इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। तो एन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? पूरे के पूरे कंडक्टर का चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ कंडक्टर कितना होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको हम आयन जितने भी कंडक्टर के अंदर है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है? Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू NeAVD इंटू टी, क्योंकि E कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, चार्ज आ गया तो अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम। I की वैल्यू कितनी होती है हमारी? I इज इक्वल टू NeAVD टी। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें? करंट। करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू I अपॉन टी, और Q अपॉन टी, और करंट
तो यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट होगा Q अपॉन टी, और Q कितना है हमारा NeAVD T अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो I कितना हो जाएगा NeAVD, तो ये कितना हो गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, हमें J और VD के बीच रिलेशन निकालना है। तो इस तरह से हमारी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, J, करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, आई कितना है NeAVDT, तो A से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो J कितना हो जाएगा NeVD, ठीक है, J इज इक्वल्स टू NeVD, ठीक है। चाहे तो हम इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, J को VD की वैल्यू लिख के, J कितना लिख हो जाएगा ये NE² अपॉन M इंटू टो, टाइम टी या फिर टाइम टो, टाइम इंटरवल, ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमारे करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगी, वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशन भी आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी, और उसी के साथ मैं उस चैप्टर के और भी क्या टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को फॉलो करना ना भूलें। हाँ स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से जितनी हेल्प आपकी होगी उतनी आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी, और उससे मेरी भी हेल्प होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सही या गलत जैसा भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या, ताकि मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकूं। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।